सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देखते हैं जी भाई फेड ने क्या कहा। हम शायद इस बारे में बात कर रहे थे कि फेड का जो असेसमेंट था वो गलत गया था कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट, उन्होंने कहा था जी इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी है, मगर अब फेड बोल रहा है कि भाई इकोनॉमी इतनी ज़बरदस्त अच्छा काम कर रही है कि हम रेट हाइक अगर बढ़ाएंगे तो फेड अमेरिकन इकॉनमी उसको अब्जॉर्ब कर लेगी। तो फेड ने कोई बहुत नई बात नहीं बोली है, मगर एक बात यही भी बोली है दैट भाई आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, तेज़ी से बढ़ेंगे और उनको बढ़ाने की आवश्यकता है। देखिए फेड अपना और कोई भी सेंट्रल बैंक अपना दबदबा कभी ख़त्म नहीं करेगा। तो अगर एक वर्ल्ड में या सबको इस तरह का एक व्यू आ जाएगा कि यूएस फेड इज़ लूजिंग देयर इंटायर take or the understanding of the economy, which is not a very good signal, तो Fed will make a comeback। और Fed ने स्पष्ट कर दिया है जी इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, क्या वह 25-25-25 बढ़ेंगे या 50-25-25 बढ़ेंगे, यह उन्होंने नहीं बोला है। तो उन्होंने झटका नहीं दिया है मगर संकेत जरूर दे दिया है। क्या यही कारण है जिसकी वजह से यूएस मार्केट वॉलेटाइल है? जी नहीं, यूएस मार्केट वॉलेटाइल हो चुके हैं। अगर आप यूएस मार्केट की अर्निंग्स को आप देखें तो यूएस मार्केट की जो अर्निंग्स हैं, नंबर ऑफ कंपनीज विच आर beating estimates, that number is declining. Number of companies where numbers are in line with estimates, that number also is contracting। तो यूएस अर्निंग सीजन है, फेड है, क्रूड है, इन तीन चीज़ों को अगर आप कनेक्ट करेंगे तो जाहिर है वॉलेटिलिटी आएगी। और क्या कमाल की वॉलेटिलिटी है साहब, 200 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे, डाउ कभी 1500 पॉइंट ऊपर जाता है, 900 पॉइंट नीचे गिरता है। तो ये जो मार्केट है इस समय दोनों दिशा में घूम रहा है। इसको हम बोलते हैं कि बायर और सेलर आर ट्राइंग टू अराइव एट अ प्राइस। देखिए जब मार्केट में एक बायर होता है, एक सेलर होता है, और जब अफरा तफरी या वॉलेटिलिटी मचती है तो जाहिर है कि बायर एंड सेलर आर ट्राइंग टू अराइव एट अ प्राइस। तो जो भी डायरेक्शन हो, यह मार्केट इतना वॉलेटाइल आने वाले दिनों में नहीं रहेगा, ये मेरा खास करके मानना है। जी निकुंज, दूसरी चीज़ अहम जो है, क्योंकि हम खुद एक बहुत बड़े डोमेस्टिक इवेंट के सामने खड़े हैं जो कि बजट, और एक तो जो आपने कहा जैसे कि ग्लोबल अनसर्टनिटी और इतने बड़े दायरे में मार्केट का रिएक्ट करना, लेकिन दूसरी चीज़ जिसे हम जोड़कर देखें कि मार्केट ऑलरेडी इतना हल्का हो चुका है बजट के पहले। अगर बजट एक्सपेक्टेड लाइन पर आता है और कोई चिंता की बात मार्केट के लिहाज से नहीं होती है, यानी बजट पॉपुलिस्ट कम होता है, प्रैग्मेटिक ज़्यादा होता है, तो क्या मार्केट के पास एक रीज़न है थोड़ा चीयर करने का बजट को, बिकॉज ऑलरेडी इतना डी रिस्किंग हो चुकी है? मीर, मार्केट में मेरा ये मानना है एफ एन ओ पोजिशंस को देख करके, टेक्निकल सेटअप को देख करके कि वीक प्लेयर्स तो निकल चुके हैं। वीक प्लेयर्स इस समय नर्वस हैं। इस समय पहली बार मार्केट को इतना बड़ा झटका लगा है। हम इंडेक्स को एक मिनट अगर इग्नोर कर दें तो कई बड़े बड़े स्टॉक्स जो कि पॉपुलर स्टॉक्स थे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और एचएनआई इन्वेस्टर्स जिनको डोमिनेट करते थे, उनके अंदर 15 से 20 और 20 से 25% की मार जरूर पड़ी है। तो मार्केट तो लाइट हो चुका है। और जब मार्केट लाइट होता है, मार्केट किस चीज़ से डर करता है मीर? आने वाले इवेंट से या आने वाले सिनारियो से। फेड ने एक प्रकार से अपनी थॉट जो है बड़ी बखूबी से बड़ी ही बेखूबी से सबको बता दी है। जहाँ तक बजट की बात है, बजट अगर ठीक आता है या थोड़ा भी अच्छा आता है और कंस्ट्रक्टिव रहता है जिससे अर्निंग्स ग्रो करेंगी, तो मुझे लगता है कि इस समय एक पोस्ट बजट रैली रूल आउट नहीं करी जा सकती है। मीर, अगर आप फेड और सिनारियो की बात करें, मार्केट क्यों डरता है? मार्केट कह रहा है जी जब पिछली बार रेट हाइक हुई थी तो मार्केट नीचे गए थे 2014-2015 में जब फेड ने इंटरेस्ट रेट हाइक करी थी। मगर 2014 और 2015 में डिफरेंस क्या है? देखिए 3 डिफरेंस हैं। एक, इंडियन स्टॉक मार्केट्स आर एक्सपेंसिव, मगर आप एक अर्निंग्स की कागार पर खड़े हैं, एक अर्निंग साइकिल की कागार पर खड़े हैं, जो 2014 और 2015 में सिनारियो नहीं था। उस समय टेपर टेंट्रम हुआ था, आपके पास फॉरेक्स रिजर्व के कंसर्न्स थे, आपके फिस्कल डेफिसिट के कंसर्न्स थे, आपके ट्रेड डेफिसिट के कंसर्न्स थे। तो इकोनॉमी का जो शेप है काफ़ी अच्छा है। 2014 के बाद हमने देखा बैंक्स में रिकैप हुआ, पावर सेक्टर में कई कंपनीज बैली अप हुई, स्टील सेक्टर को मार पड़ी। तो जो इकोनॉमी थी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी। इस समय इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, मगर वो क्या कर रहे थे? रोज सेलिंग कर रहे थे। मगर इस समय डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स वापस आ चुके हैं। स्टार्टअप का दबदबा आ चुका है। टेक्नोलॉजी कंपनीज बड़ी हो रही हैं। जो कंपनीज पैसा बना रही हैं वो काफ़ी अच्छा कैश फ्लो जनरेट कर रही हैं। तो हालांकि जो फेड कर रहा है वह एक
टाइटनिंग प्रोसेस है, मगर मुझे लगता है कि इसका जो इम्पैक्ट लास्ट टाइम रेट हाइक साइकिल में आया था इस बार इतना नहीं आएगा। और अगर बजट अच्छा आ जाता है तो नियर टर्म एक आउट परफॉर्मेंस का जो की जो प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी है वो रूल आउट नहीं करी जा सकती है। राइट, मॉर्निंग निकुंज, एक बार अब आपसे कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर भी एक व्यू ले लेते हैं, क्योंकि हम जैसे देख रहे हैं रिजल्ट्स HUL के आए, अच्छे आए, उसके बाद पोस्ट नंबर्स हमने एक अच्छा उसमें मोमेंटम भी देखा। आज कोलपैल के रिजल्ट्स आने हैं, सिप्ला के जो रिजल्ट्स आए वहाँ भी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स पोस्ट है, और नॉन कोविड पोर्टफोलियो मेजर ये बात अच्छी है। सो आज आप कोई खास सेक्टर या स्टॉक्स, क्योंकि आई रिमेंबर आपने क्लियरली कहा था जहाँ इन्फ्लेशनरी प्रेशर नहीं है या फिर जहाँ कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है यानी FMCG सब्जेक्ट, वहाँ पर अब एक मोमेंटम आने के चांसेस है। तो क्या रीडिंग आपकी रहेगी इन नंबर्स के बाद, और कोलपैल के रिजल्ट्स भी हैं, कॉर्पोरेट अर्निंग्स को देखते हुए आप किस तरह का व्यू रखना चाहेंगे सेक्टर स्पेसिफिक? देखिए, मैं 3 कंपनी पे थोड़ी फ्लैग ऑफ करना चाहूँगा। नंबर 1 यूनाइटेड स्पिरिट्स, शानदार नतीजे हैं, प्रेस्टीज ब्रांड उनकी ग्रो कर रही हैं, मार्जिन में एक्सपेंशन आया है, कंपनी में डेट खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। तो अगर आप एंटरप्राइज वैल्यू देखेंगे तो यूनाइटेड स्पिरिट्स की एंटरप्राइज, किसी भी कंपनी का डेट अगर खत्म हो जाता है तो आप उसका P मल्टीपल चेंज कर देते हैं। तो एंटरप्राइज वैल्यू और P स्कोप, P मल्टीपल एक्सपेंशन यूनाइटेड स्पिरिट्स में हो सकता है। रेमंड एक प्रकार का डार्क हॉर्स है, मगर रेमंड के नतीजे अच्छे आए हैं। क्या रेमंड की गाड़ी दोबारा पटरी पर आ चुकी है? अगर आप मान्यवर की मूल्यांकन की बात करें, उसको रेमंड से कंपेयर करें, आदित्य बिरला फैशन की अगर आप बात करें उसको रेमंड से कंपेयर करें, और रेमंड में रियल एस्टेट भी है, क्या रेमंड नतीजों के बाद क्या रेमंड के अंदर री रेटिंग हो सकती है? तो ये सेकंड मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट नतीजा है। और तीसरा मारुति, देखिए काफ़ी ज़्यादा बेरिशनेस इस समय मारुति में हो चुकी है। सबको लगता है कि मारुति की जो गाड़ी है वो एक ही तरफा जाएगी, रिवर्स गियर में जाएगी, मगर साहब मारुति का अभी भी 50% मार्केट शेयर है। हालांकि वो EV में थोड़े ढीले हैं, मगर ऐसा तो है नहीं कि कल सुबह सारी गाड़ियाँ जो बिकेंगी EV की बिकेंगी और ICE इंजन की गाड़ियाँ नहीं बिकेंगी। मार्जिन्स उनके स्टेबल होने लगे हैं, स्टॉक अंडर परफॉर्म करा है, कॉन्फ्रेंस कॉल बुरा नहीं गया था, डिमांड वापस आ रही है, सेमीकंडक्टर के इश्यूज खत्म हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के क्या मारुति और हीरो मोटर कॉर्प जो इस समय मार खा रहे हैं मार्जिन की वजह से, प्रेशर की वजह से, कमोडिटी प्रेशर की वजह से EV में नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या मार्केट इस समय बोलेगा जी हम ग्रोथ स्टॉक से निकल रहे हैं, ग्लोबल टेक्नोलॉजी स्टॉक से, इन्वायरमेंट रिलेटेड स्टॉक से, EV रिलेटेड स्टॉक से, मगर हम वैल्यू स्टॉक्स में जा रहे हैं? तो क्या मारुति, हीरो मोटर कॉर्प ऐसी कंपनियां दोबारा री रेट हो सकती हैं? बिकॉज एक तरह से आप देखें तो एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म, एक्सट्रीम पेसिमिज्म है। एक तराजू को हम देखते हैं प्रियंका, एक तराजू में अगर आप वजन रखें तो EV कंपनीज यहाँ पर हैं और जो नॉन EV कंपनीज हैं एकदम नीचे है। तो क्या ये बीम बैलेंस फिर चेंज होगा? इसमें नजर रखनी चाहिए। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।